के ज़माने में महाराज होने का क्या मतलब? जिम्मेदारी, आज की परंपराओं का निर्वाह, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक परंपरा चलती हुई आ रही है, उसका ईमानदारी से, वफादारी से आज भी जमीनी स्तर के अंदर उसका निर्वाह करना, उसके प्रति खरा रहना, उसके प्रति ईमानदार रहना, उसके प्रति सच्चा रहना। जनरली हम आपको बड़े मीडिया हाउसेज और बड़े चैनल्स पे देखते हैं, लेकिन आपने एक छोटे से चैनल की अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए सो मच थैंक यू। ये अपने आप में दिखा रहा है कि हाउ हम्बल यू आर। नहीं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये बॉलीवुड कल्चर या सेलिब्रिटी कल्चर नहीं हुआ करता था, तो आप लोग ओजी सेलिब्रिटीज हुआ करते थे। काल्पनिक चीजों का जो है कोई अंत नहीं है, आप जितनी बनाओगे उतनी बनेगी, जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी। तो और जहाँ तक जो है वो सेलिब्रिटी के साथ एक जो भाव है और एक स्थानीय व्यक्ति के साथ में जो भाव है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये मैं मानता हूँ। आज के यूथ को सर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे लीडरशिप पे? मैं ये कहूंगा कि सोच को कभी जीवन में इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमजोर होने लग जाए। आज की तारीख में यूथ क्या है कि इतना ज्यादा सोचने लग जाता है ना, कि जब तक उनका वक्त आता है किसी निर्णय के ऊपर पहुंचने का या ठोस कदम उठाकर उस सोच को अंजाम तक पहुंचाने का, तब तक वो रिवर्स गियर लगा चुके हो। इंसान इस दुनिया की पहली इकाई, इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से जो है शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। तो दुनिया बनानी है। लोग अक्सर एक बुरे वक्त को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, पर लोग अच्छे वक्त को संभाल नहीं पाते। अच्छे वक्त के अंदर संसार होगा, पर सही राय देने वाला कोई नहीं होगा, सही हिदायत देने वाला कोई नहीं। अच्छा मन रखें, साफ मन रखें, अपने खुद के मन के अंदर लोगों को पढ़ते वक्त अपना रंग ना चढ़ाएं। जो रंग वो दे रहे हैं, जो चीज वो बता रहे हैं, उसको सुनने का प्रयास करें, उसे देखने का प्रयास करें। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर श्री महाराणा प्रताप अगर आज होते जी, तो उनका सोशल मीडिया कैसा होता? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कीप रोलिंग के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू, जो हमारे पहले एपिसोड को इतना प्यार, फीडबैक और सपोर्ट दिया। सभी फीडबैक्स में एक चीज बहुत कॉमन थी, एपिसोड तो बहुत अच्छा था, बस अब इसको कंटिन्यू जरूर करना। आपके रिस्पॉन्सेज ने हमें और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया, और इस सफर में आज का दिन एक बहुत ही स्पेशल माइलस्टोन है, क्योंकि हमारे छोटे से शहर के इस पॉडकास्ट पर हम वेलकम कर रहे हैं एक ऐसी मैग्नैनिमस पर्सनालिटी को, जिनके साथ बातचीत करना हमारे लिए एक सपने जैसा है। हम बात कर रहे हैं महाराज कुमार साहिब लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ ऑफ उदयपुर। इतनी जल्दी हमें उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन का मौका मिलना एक बात को जरूर प्रूव करता है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अभी रिसेंटली एक फेमस सिंगर विशाल मिश्रा ने एक पॉडकास्ट में बताया कि लक क्या है, लकी कौन है। लकी वो है जिसकी तैयारी मौके से जब मिलती है और उस मौके पर जब वो परफॉर्म कर दे, वो है रियली लकी। ये मोमेंट सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हर यूथ के लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आप कंसिस्टेंट है, अपने काम में दिल लगाते हैं और किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, तो बड़े से बड़े सपने भी पूरे जरूर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं कैंडिड और इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन, जो आपको रॉयल लेगेसी के लाइफ के साथ साथ वैल्यूबल लेसन्स भी सिखाएगी। जहां बातें होंगी कैंडिड और कैजुअल, लेकिन स्टोरीज रहेंगी रॉयल। मैंने डेफिनेटली इस कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा है। मेरी पर्सनालिटी में, मेरी थिंकिंग में एक मेजर चेंज हुआ है। आई होप आप इस पॉडकास्ट को पूरा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये एक लाइफ ऑल्टरिंग और ड्रीम्स कम ट्रू वाला एपिसोड है। सो प्रेजेंटिंग लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ फॉर यू। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, प्रणाम, नमस्कार। एंड सबसे बड़ी बात सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। नहीं, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनरली हम आपको बड़े मीडिया हाउसेज और बड़े चैनल्स पे देखते हैं, लेकिन आपने एक छोटे से चैनल एक अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए सो मच थैंक यू। ये अपने आप में दिखा रहा है कि हाउ हम्बल यू आर। नहीं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सारे लोगों से जो है वो मिलाने के लिए और आमने सामने करने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पधारे, और आपको आज के दिवस की भी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ऐसा शायद ही कोई व्यूअर होगा जो आपको नहीं जानता, इसलिए परिचय जैसी औपचारिकताओं को मैं
स्किप करते हुए जी आगे बढ़ूंगा। जी और आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहने के लिए मतलब कोई शब्द नहीं मेरे पास जी, में। ये आई मैं इसको जस्ट डाइव इनटू। इस वीडियो को मैं अलग से कैप्चर करके मेरे घर वालों को जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि वो भी नहीं मानते हैं। तो ये जब आपने अब कह दिया है, तो ये इसका अलग से सर मेरे को आप 10 सेकंड का 2 सेकंड का क्लिप ये जरूर दीजिएगा, तो मैं मेरे घर वालों को, करीबी सर दोस्तों उसके को, लिए मुझे आपका नंबर जो कुछ, चाहिएगा। हाँ बिल्कुल, वो मैं बिल्कुल दे दूंगा। जी जो जी। कैमरे के पीछे बैठे हैं, कुछ यहाँ नहीं है, उन सब लोगों को मैं भेजकर, ये थोड़ी सी गलतफहमी उनकी, मैं अब आपने मोहर लगा दी है तो मैं ये कह सकता हूँ। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर, ये ऑब्वियस सी बात है कि आप एक राजघराने परिवार से आए। अ, राजघराने को लेके आपके माइंड में एक स्टीरियोटाइप होता है कि लैविश लाइफ या जो भी उसके साथ अन्य चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन आपका वर्जन क्या रहा जब आप राजघराने में बड़े हुए? क्या आपने कभी फील किया कि मैं किसी रॉयल लाइफ में हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ चीजों को हमारे को बुनियादी तौर के ऊपर समझने की सर आवश्यकता है। और ये क्या है कि फिल्मों ने, कुछ चंद किताबों ने, सीरियल्स ने, रेडियो ने, इन चीजों को जो है वो कुछ इतिहास के अंदर कुछ परिवारों को लेकर उसको एक मनोरंजन का विषय बना दिया। देखिए, तो मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि आप इस बात को समझें, इस सवाल को जहाँ खड़ा है उसको वहाँ खड़ा रहने दीजिए। उसके पहले कुछ चंद चीजों का मैं अपन उसके ऊपर विचार करना चाहते हैं। मैं आपके ऊपर भी वो सोच छोड़ना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के साथ पे भी ये सोच छोड़ना चाहता हूँ, और फिर जैसा उनका वो एक निर्णय निकले, स्वयं वो उस चीज का निर्णय निकाले। हालांकि मुझे सवाल का जवाब सवाल से देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका जवाब उन्हीं से निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहीं अर्जी लगाई थी क्या पैदा होने के लिए? जी नहीं। आपने सिफारिश दी थी किसी कोई बड़े आदमी को कि मैं सिफारिश दे देता हूँ और मुझे इस जगह के अंदर पैदा कर जी देना? जी नहीं। ऐसा कुछ किया हो तो हमारे को भी बताओ, तो हम भी उसका जो है और ख्याल रखें। नहीं सर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका सवाल है, ये बुनियादी तौर के ऊपर कुदरत के ऊपर सवाल उठाता है। ठीक है ना सर? तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी पहचान, अपनी जगह, अपनी स्थान, जिस जगह के ऊपर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे को बहुत गर्व है। मैं इससे बेहतर माँ-बाप, इससे बेहतर घर, इससे बेहतर जगह, मैं मेरे मायने में व्यक्तिगत तौर के ऊपर लक्ष्यराज के नाते मैं शायद और किसी और चीज की कल्पना नहीं कर सकता था। तो मैं कुदरत का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जो अब आप लोगों ने इसको जो बाँटा है, काटा है, डाला है, छाँटा है, कि जो ऐसे परिवारों के अंदर पैदा होते हैं, वो तो मतलब जो है वो बदतमीज़ होना उनका ज़रूरी है। उन लोगों को जो है वो जो स्टीरियोटाइप्स की आप बात जी कर रहे हैं, वो अत्याचारी आदमी होना ज़रूरी है। फ़िल्मों ने 80 और 90 और 70 के दशक के अंदर अगर शहर का अगर कोई ठाकुर है या कोई राजा है, तो उसका तो अत्याचारी होना ही होना है। उसने पूरे गाँव पे कहर ढाया हुआ होगा और वो शराब में बैठा रहता होगा सुबह से लेके शाम तक, और वो सब लोगों को परेशान करता होगा। तो इस धारणा के साथ में बहुत सारी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा विषय था ये। और जो एक कोई बेचारा व्यक्ति हो, उसको एक हीरो बताना कि वो आके फिर पूरे गांव को, शहर को बचाता है और ये काम करता है, ये अपन ने सैकड़ों फिल्मों के अंदर जो है वो इन चीजों को देखा है। तो ये ज़हनी तौर के ऊपर जो है वो हमारे अंदर, रगों के अंदर जो है ये बसा हुआ है। पर परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ की जो स्थान है, जो जगह है, वो इस परंपरा से वास्ता नहीं रखती। पर जैसे ही आप एक राजपूत सोच के साथ वास्ता नहीं रखती। बापा रावल, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा को कभी ना कभी किसी ना किसी को इस चीज के बारे में एक बताने की आवश्यकता है कि भाई ये सारी धारणाएं हमने इस वजह से बनाई। पांचों उंगलियां जो है वो समान नहीं होती। हो सकता है कि ऐसा हो, पर जिस घर के अंदर, जिस जगह की, जिस स्थान की, मेवाड़ की जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, वहां ये सोच नहीं रही। और आज उस परंपरा को, उस परिपाटी को, उसका निर्वाह करना आज हमारी जिम्मेदारी है। पिताश्री 76वीं पीढ़ी है उस परंपरा की। तो काफी हद तक जो है, और इस धारणा के लिए हम लोग काम नहीं करते। हम लोग एक परंपरा के लिए काम करते हैं, एक सोच के लिए काम करते हैं, एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जो हमारे पुरखों ने आज की तारीख के अंदर जो लक्ष्य हमारे को दे रखा है, जो हमारे गुरुजन श्री हरित ऋषि को जो वचन जो दिया हुआ था, उस वचन के लिए काम करने के लिए हम लोग जो है वो हमारा कार्य करते हैं। तो आसान रहता है क्योंकि सबसे आसान टारगेट है, लोगों को अच्छा भी लगता है, एक चटकारे वाली बात भी हो जाती है।
पर वो जो है वो दो तरीके की चीजें इससे इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर आती है। और जहां तक बात आती है मेरी, मैंने जिंदगी के अंदर दो किताबें जो हैं वो हमेशा मैं पढ़ता रहा, उसके पन्ने कभी खत्म नहीं होते। एक मेरे पिताश्री और एक मेरे माताश्री। बाकी तो किताबों को हमने चेहरे पे ढक के सोने का आनंद लिया है, क्योंकि उससे ज्यादा करीबी का रिश्ता मेरे साथ और किताबों का हो नहीं सकता था। तो पर इन दोनों लोगों को मैंने बहुत करीबी से देखा है, और ईश्वर ने, भगवान ने उनकी अनुकंपा से कभी ऐसी नौबत नहीं पड़ी कि जहां बिठाकर हमारी क्लास लगानी पड़ी, क्योंकि वो स्वयं जीते जागते उदाहरण है। उन्होंने कैसे परिस्थितियों का सामना किया, किस हालात के अंदर क्या किया, मेरी माँ ने किस प्रकार से उन परिस्थिति को जिया, कैसे उन चीजों को संभाला, कैसे परिवार को एक रखा। उन चीजों के वक्त के ऊपर दिल, दिमाग, आत्मा, मन को खुले रखने की आवश्यकता थी, जो भगवान की दया से रखी। और उनसे आज भी हम लोग प्रतिदिन जो है वो सीखते रहते हैं। तो जो मेरी पहचान है, जो मेरी आइडेंटिटी है, उसको चीज को लेकर मैं भगवान का जो है वो कोटि-कोटि साधुवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद, नमन जो है वो मैं करता हूँ। और मैं सीखता रहता हूँ। और जिस जगह के अंदर मैं हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो हमारे पुरखे रहे, उनके नक्शे कदम पर हम चल सके, उनका नाम जो है वो और जो है उनका नाम और बढ़ा सके, और आज के इस युग के अंदर, इस 21वीं सदी के अंदर हमारा योगदान दे सके। सर, आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि जब ये बॉलीवुड कल्चर या सेलिब्रिटी कल्चर नहीं हुआ करता था, तो आप लोग ओजी सेलिब्रिटीज हुआ करते थे। आई थिंक ये भी एक रीजन हो सकता है कि सारी बातें आप लोगों के बारे में कही जाती है। जैसे आज हम सेलिब्रिटीज के बारे में कोई भी गॉसिप करते हैं, या रूमर्स होते हैं, या एक स्टीरियोटाइप हम इमेज बना लेते हुँ। हैं, तो ये वो भी एक रीजन हो सकता है सर। तो देखिए, काल्पनिक चीज़ों का जो है कोई अंत नहीं है। आप जितनी बनाओगे उतनी बनेगी, जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी। तो और जहाँ तक जो है वो सेलिब्रिटी के साथ एक जो भाव है, और एक स्थानीय व्यक्ति के साथ में जो भाव है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मैं मानता हूँ। आज जिस जगह से आप आते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो जो भाव हैं, तो वो भाव बहुत अलग हैं आज इस 21वीं सदी के लोगों के विचारों के और भावों के साथ। तो अब इसका कारण क्या रहा, क्यों रहा, क्या रहा, वो कहना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, एक तकनीक ने जो है खेल ज़रूर खेला है कि दुनिया को बड़ा छोटा ज़रूर कर दिया, पर इंसान को इंसान से दूर कर दिया। तो ये कहीं न कहीं हम लोगों को एक समझने की आवश्यकता है कि जहाँ कहीं 4 लोग भी कमरे में बैठे हैं, तो वो अपने फ़ोन पर बैठे हैं, एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे। खाने के वक़्त के ऊपर भी बैठे हैं, तो बच्चे को टैबलेट जो है वो ठूँस दिया जाता है, जिससे कि वो खाना खा ले। ऐसा नहीं कि माँ-बाप बैठकर उससे बात कर रहे हैं। तो ये कारण बहुत हो सकते हैं चीज़ों की तब्दीलियों के, कारण बहुत हो सकते हैं चीज़ों को बदलने के लिए। तो और कहीं न कहीं इन चीज़ों का सदुपयोग अगर किया जाए, जब तक हम इसके गुलाम नहीं है, तब तक सब कुछ ठीक है। तो क्यों लोग ऐसा करते हैं, सेलिब्रिटीज़ का क्या वो सिचुएशन रहता है, आज लोगों ने किस हिसाब से उन लोगों को देखना शुरू किया है, उस सवाल का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। सर, इस रॉयल लाइफ के बारे में कोई ऐसा मिथ जो आपको बहुत फनी लगता हो। अब वो तो उनसे बेहतर पूछना पड़े। हाँ, पर कुछ चीज़ें जो उड़ती-उड़ती आती हैं, वो वाक़ई में बहुत ही हास्यास्मक होती हैं कि चीज़ें जो लोग हैं, जो वो सोचते हैं, या आज भी वो लोग समझते हैं कि कहीं 16वीं सदी में जी रहे होंगे, या उस प्रकार से चीज़ें चल रही होंगी। तो हाँ, ऐसे किस्से कहानी जो है, जो फ़िल्मों में देखते हैं, तो उन चीज़ों को देखकर हँसी तो ज़रूर आती है। सर, आज के ज़माने में महाराज होने का क्या मतलब हुआ सर? ज़िम्मेदारी, आज की परंपराओं का निर्वाह, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक परंपरा चलती हुई आ रही है, उसका ईमानदारी से, वफ़ादारी से आज भी ज़मीनी स्तर के अंदर उसका निर्वाह करना, उसके प्रति खरा रहना, उसके प्रति ईमानदार रहना, उसके प्रति सच्चा रहना, उसके सोच से दाएँ-बाएँ डगमग जो है वो नहीं होना। तो जो हमारी पुरखों ने उस सोच को लेकर जो एक साँचा बनाया हुआ है, उसको 21वीं सदी में कैसे ज़मीन पे, धरातल पे उतारना, उसके ऊपर कार्य करना। सर, इन सब के बीच में जो इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आपने बताई, एक फैमिली लेगेसी जो कई लोगों की तो जैसे अब कुछ ही जनरेशन्स की होती है, कोई बिज़नेस भी होता है, कुछ जनरेशन का होता है, उसे सँभालना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हालाँकि मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कोट करता हूँ कि इस दुनिया में अमिताभ बच्चन बनना आसान है, अभिषेक बच्चन बनना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके ऊपर एक लेगेसी का भार है। जैसा कि आपने बताया कि
You are the 77th generation, if I'm not wrong. ऐसा मैंने भी सुना है जी जी जी। तो वो लेगेसी का प्रेशर कैसा होता है? नहीं देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, ऐसा नहीं है। मतलब देखिए, ये वापस एक सोच है, वापस ये एक धारणा है। कई बार जो है वो और ऐसे अन्य और दूसरे उदाहरण भी आपको व्यवसाय के क्षेत्र में या अन्य दूसरे क्षेत्र में भी मिलेंगे, जहाँ पिताजी ने एक काम किया और पुत्र ने उस काम को और आगे बढ़ाया और पोते ने उस काम को और आगे बढ़ाया। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या कहते हैं कि आप उस चीज को कैसे देखते हैं, और कैसे उस चीज को आप आगे बढ़ाते हैं, और उसको आप बोझ समझते हैं कि आप जिम्मेदारी समझते हैं। अगर आप जिम्मेदारी समझेंगे तो कुदरत अपने आप स्वयं आपके साथ में लग जाएगी उस काम को और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, और वो महसूस होता है। सर जब आपका नाम आता है तो 2-3 शब्द ऑटोमेटिकली सिनोनिम बन जाते हैं। जैसे दशरथ जी की बात करेंगे तो रॉयल्टी इन अ गुड वे, सेंस ऑफ प्राइड, मतलब आपके प्रेजेंस से हमें भी, जो हम आसपास के नेबरिंग एरियाज वाले सिटीजन्स हैं, हमें भी लगता है कि नहीं यार, हमारे ऐसे एक पर्सनैलिटी है जो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू, और हम गर्व से बोलते हैं यार लक्षराज जी हमारे जोन के हैं। जी। लक्षराज जी का तीसरा सिनोनिम होगा उदयपुर। उदयपुर इटसेल्फ इक्वल्स टू, आई मीन ये हमारे माइंड में बता रहा हूँ, रियलिटी नहीं कह रहा हूँ मैं। तो उदयपुर पे थोड़ा चर्चा करते हैं। उदयपुर का कोई ऐसा अंडररेटेड स्पॉट जो टूरिस्ट मिस कर देते हैं या उन्हें नहीं पता? नहीं, टूरिस्ट ही क्यों सर, अपन हर चीज टूरिस्ट के या पर्यटक के दृष्टि से ही क्यों देखें? अपन लोग भी हैं, यहाँ के नागरिक है, कहाँ जाते हैं और क्यों नहीं जाते हैं? मैं मानता हूँ कि छुट्टी यहाँ होती है, मतलब जो है वो जहन में दिल दिमाग में होती है। आदमी कहते हैं छुट्टियों के लिए चलते हैं, हम वैसे ही इतनी खूबसूरत जगह के अंदर रहते हैं। छुट्टी क्या है? वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हो, वो लोग जिनके साथ आप वक्त गुजारना पसंद करते हो, वो लोग जिनके साथ आप खाना पीना जो है वो पसंद करते हो। मैं रोज छुट्टी मनाता हूँ, मैं वो रोज उन लोगों के साथ खाता पीता हूँ, उठता बैठता हूँ जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन को अच्छा लगता है, मेरे दिल को अच्छा लगता है, मेरे को शांति मिलती है, मेरे को सुकून मिलता है, मेरे को आनंद आता है। तो छुट्टी उसी चीज की है। और स्पॉट वही है जहां आपको ये सारी चीजें मिल जाए। कहीं भागने की या कहीं जाने की इन चीजों को लेकर जरूरत नहीं। यहाँ अच्छे मंजर देखना, कुदरत की खूबसूरतियों को देखना, उसको निहारना, उसका आनंद लेना, उसका लुत्फ उठाना, ये एक अच्छी बात है। वो चीज करनी चाहिए, जीवन में वो चीजें होती रहती हैं और करना भी चाहिए। ऐसी एक जगह बता दीजिए जहां आपको उदयपुर शहर के अंदर ऐसी चीजें नहीं मिले। हम लोग मोटरसाइकिल उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, चल देते हैं कि आज मन कर गया यहाँ चल दो। पर करते किसके साथ हो? एक कवि ने बहुत खूबसूरत बात बोली कि शहर में अगर आपको किसी शहर से या स्थान से या जगह से अगर आपको मोहब्बत करनी है ना, तो वहां किसी एक व्यक्ति विशेष से प्यार कर लो, उस जगह से खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। तो शहर जगहें तब पसंद आने लगती हैं तब आपको वहां का कोई व्यक्ति पसंद, वहां किसी से आपको प्यार। तो भगवान की दया से, ईश्वर की दया से इतने लोग हैं जो अपने को भी प्यार करते हैं, हम भी उन्हें प्यार करते हैं। तो उनके साथ जब वक्त बिताना शुरू होता है तो वक्त का पता ही नहीं पड़ता है कि कैसे निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो कोई ऐसी पर्यटन ही कोई लेकर या किसी टूरिस्ट को लेकर ही कोई चीजें हो, जरूरी नहीं। आप पुराने शहर में जाइए, इतनी खूबसूरत जगह, अगर भूख लगी है तो इतनी अच्छी अच्छी जगहें मिलेंगी आपको, जहाँ झकोलमा पूड़ी जो हमारे यहाँ की जो है वो प्रसिद्ध है, अन्य और दूसरी चीजें जो है वो प्रसिद्ध है। वहां जाइए, वहां खड़े होइए, वहां बैठिए, वहां खाइए, लोगों का आनंद लीजिए। आने जाने वालों को देखिए क्या आनंद है उस चीज का। आके चार लोग खड़े होंगे, आएंगे, बैठेंगे, आपके साथ में गप्पे लड़ाएंगे, मजा है उस चीज का। शहर की खासियत है ये। तो आनंद उस चीज का है। सर आपका फेवरेट स्पॉट क्या होगा? मैं पर्सनल क्यूरियोसिटी है। नहीं, पर्सनल स्पॉट मेरा वो है कि जहां मुझे मेरे वो लोग मिल जाएं जिनसे मैं प्यार करता हूं, वो स्पॉट वहीं बन जाता है। मतलब ऐसा मैं मानता हूं और इसको मैं जीता भी हूं। अब जैसे अगर अभी जैसे मेरे को यहाँ पर बैठ के आपके साथ बात करने में आनंद है, तो मेरे को ये स्पॉट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। एक आनंद का विषय, उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे मिलना चाहते हैं, उससे बात कर रहे हैं जिससे बात करना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा आनंद का विषय और क्या हो सकता है? और बाकी हर इंसान बदलाव चाहता है, हर इंसान चाहता है कि कोई चीज अलग करूं, कोई कहीं और जाऊं, कुछ करूं। हाँ, तो वो ठीक है, वो मन की बात है, उसको बहलाना चाहिए। हाल ही में उदयपुर एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी बन गया है। जी। और एक अलग ही माहौल हो जाता है जब देश के सबसे बड़े
उद्योगपति डिसाइड करते हैं कि दुनिया में जब वो कहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं अपने जाना बेटे की शादी करना या परिवार का फंक्शन रखना, जब वो उदयपुर को सिलेक्ट करते हैं तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। आपको कैसा लगता नहीं, बिल्कुल मुझे भी वैसा ही लगता है। बिल्कुल खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है कि उदयपुर का नाम, उदयपुर की जो है प्रतिष्ठा कोने-कोने तक जा रही है। लोग यहाँ पे व्यापार के लिए, अन्य चीज़ों के लिए आते हैं। हर एक व्यक्ति को जो शहर से जुड़ा हुआ है, उसको कहीं न कहीं कोई न कोई रोज़गार मिल रहा है। वही दादाश्री की सोच थी, वही पिताश्री की सोच है। ये लोग वही सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे हर व्यक्ति को काम दिया जाए। आज की तारीख में टूरिज़्म सेक्टर्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जितने है? ज़्यादा लोगों को जो है वो नौकरी और रोज़गार देने का प्रयास करता है, तो ऐसी सोच के साथ में जुड़े हुए हैं। जब पिताश्री ने शादियों का कॉन्सेप्ट सन 80 के दशक के अंदर लागू किया था, लोग हँसते थे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या जो है वो चीज़ को लाया जा रहा है, और ऐसे कोई करता है क्या? कोई शादी अपने घर से आज आप देखिए, कहाँ वो उद्योग पहुँच गया है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस बन चुका है। तो बिल्कुल खुशी होती है, आज की तारीख में अपने शहर की पहचान होती है, 4 लोग अपने यहाँ शहर को आते हैं, देखने के लिए आते हैं, अपने लोगों को यहाँ पे कामकाज मिलता है, चाहे वो एक फूल वाला हो, खाने वाला हो, कोई भी हो। हर लेवल के ऊपर व्यक्ति को जो है वो कहीं न कहीं एक रोज़गार मिलता है, तो उस चीज़ की खुशी है। आज अच्छा लगता है। सर जब आपकी बात आती है और ऐसा परसेप्शन है और ऐसा आपको देख के भी लगता है कि एक विजनरी सोच है, बिकॉज एक लेगेसी भी है। बार बार मैं लेगेसी शब्द इन अ गुड वे ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपने वक्त को बदलते देखा है। आपको शायद मैं, क्योंकि आप बाहर का एक्सपोजर भी लेके आए होंगे, तो आपको एक ट्रेंड भी पता है, स्पेशली उस वे में। और हॉस्पिटैलिटी का जो आपका बैकग्राउंड रहा, उसके बाद में आपको कितना प्राउड फील होता है जब ये उदयपुर में ये सब एक्टिविटी आप देखते हो? देखिए, हॉस्पिटैलिटी जो है वो हर भारतीय के रगों में बसी हुई है। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने के लिए, तो पहले लेक्चर के अंदर हमारे प्रोफेसर ने आके हमारे को कहा कि जो ये हिंदुस्तानी व्यक्ति जो इस कक्षा के अंदर मौजूद हैं, इसको पहले 5 मिनट के लिए इस कक्षा के अंदर भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने सोचा कि यार ये भाई अपने को क्यों टारगेट कर रहा है, मतलब, और मैंने कहा क्यों अपने को अलग-थलग कर रहा है, क्यों अपने को उस प्रकार से कर रहा है। और जैसे ही मेरे दिमाग में सारे विचार दौड़ने लगे, उसने अपना अगला जुमला जो है वो पूरा किया और कहा, क्योंकि मैं इस कक्षा को सिखाना जो शुरू करूँगा, सबसे पहला पार्ट अपना होगा हँसने से। हँसा कैसे जाता है। फिर मेरी बत्ती जली कि अरे! हिंदुस्तानियों को मन से, दिल से हँसाने की और हँसवाने की कला को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ 7 समुंदर पार, लिटरली 7 समुंदर पार आप जाओ, तो वहाँ पर भी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि एक भारतीय जो है, इस संस्कृति को, इस कला को, इस धरोहर को लेकर, लोगों की सेवा भाव को लेकर ही पैदा होता है। ये अन्य लोगों को सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को इस चीज़ को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक भारतीय को विदेश ले जा सकते हो, एक भारतीय को भारत से बाहर ले जा सकते हो, और एक भारतीय के अंदर का जो वो भारतीय है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये हम ही नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी एक 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 खुशी की बात है। तो हॉस्पिटैलिटी उस मकसद से सीखी कि भाई इसकी तकनीकियाँ क्या है? इसके और दूसरे दांव-पेच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से क्या है? वो चीज़ें समझ में आती हैं, वो चीज़ें सीखते हैं, और वो एक उस रूप से देखने का, सीखने का एक अपना एक मज़ा है। पर सेवा कैसे करनी, ध्यान कैसे रखना, वो तो हम लोग आज अपने घर में मेहमान आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो उठकर पानी की गिलास सबसे पहले लेकर आता है। वो खुद ही आकर पूछता है कि भाई आपको क्या लाऊँ? चाय लाऊँ, कॉफ़ी लाऊँ, कुछ क्या लोगे आप? शरबत लाऊँ, क्या लाऊँ? तो वो पहले ही जो है वो तो ये कोई गुण सिखाए जाते हैं, ये गुण तो जो है वो बच्चा अपने माहौल से खुद ही सीखता है, और वहाँ इस चीज़ के पैसे देके लोग सीखने के लिए जाते हैं और मुस्कुराना और सीखते हैं ऊपर से। तो वो चीज़ें जो हैं, इसका अपना एक आनंद है, तो उस उन चीज़ों के लिए भेजा गया, जिससे कि अपन स्वयं अपनी आँखों के अंदर भी अपनी कदर कर सकें कि भाई हाँ, मैं इस क्षेत्र को लेकर मैं शिक्षित हूँ, मैंने 4 साल का एक कोर्स किया। अन्य चीज़ें जो शायद मेरे को यहाँ पे तकनीक के तौर के ऊपर सीखने को या समझने को नहीं मिलती, वो मेरे को एक यूनिवर्सिटी ने सिखाई। बाकी घर में कभी भी मेहमान आए, कभी भी कुछ भी हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर तो हम लोग हमेशा से ही जो है वो आगे रहे हैं। आजकल जो ये रॉयल वेडिंग का जो कल्चर चलता है, जी। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? फनी लगता है आपको? नहीं, मैं अब आपको इसका एक अलग तरीके से इसका जवाब देता हूँ। बड़ा एक अच्छा किस्सा है। मैं एक कपड़े की दुकान पे गया, और मैंने उस व्यक्ति को बोला कि साहब कोई कपड़े हों तो अच्छे कपड़े दिखाइए। गए तो
उसने सबसे पहले एक कपड़ा दिखाया कि देखो साहब ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है, शानदार कपड़ा है। देखा उसको, मैंने कहा इससे अच्छा, कि बोले ये इससे भी शानदार कपड़ा है, इससे भी अच्छा कपड़ा है। और इसकी आप फैब्रिक देखो, इसकी सॉफ्टनेस देखो। फिर मैंने कहा नहीं साहब कोई और अच्छा हो इससे तो वो दिखाइए। फिर उसने एक कपड़ा और निकाल के बिखेरा, तो ये देखो सर्वश्रेष्ठ कपड़ा है, सर्वोच्च कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। मैंने कहा साहब ये नो डाउट बहुत अच्छा कपड़ा है। इसके ऊपर अब मैं आखिरी दिखा रहा हूँ साहब, अब इसके बाद मत बोलना अच्छा दिखाना। मैंने कहा ठीक है वो दिखाइए। वो कपड़ा उठाता है, उसको फेंकता है, और जिंदा दिली से पहले सारे कपड़े बैठ के दिखा रहा था। फिर ये वाला कपड़ा जब दिखाने का वक्त आया तो वो खड़ा हो शिद्दत गया, से देखा। शिद्दत से दिखा कि साहब अब ये देखो, ये रॉयल कपड़ा है, इससे ऊपर मेरे पास कुछ भी नहीं। तो ये जो सोच है ना कि व्यक्ति विशेष की, कि जब वो कोई चीज, अरे वो आदमी, अरे कितना रॉयल है, अरे ये कपड़ा, अरे कितना रॉयल है, अरे वो जगह कितनी रॉयल है। तो ये शब्द का कहीं ना कहीं लोगों ने उस प्रकार से उपयोग किया है कि जहां पर इससे ऊपर और कुछ भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ है वो। अगर हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ है ऊपर पूछने के लिए जाओगे तो रॉयल मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ कपड़ा मेरे को दिखा चुका था उसके हिसाब से। फिर लास्ट में आकर उसने जो बिखेरा खड़ा होके कि साहब देख लो, सम्मान के साथ। हाँ सम्मान के साथ में। और उसको पता नहीं था, मतलब मैं ऐसे ही किसी एक दुकान के अंदर मैं घुस, तो तब मेरे को समझ में आया कि देखिए एक गुण का होना कितना जरूरी है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा साहब आपने सारे कपड़े दिखाए, ये वाला कपड़ा दिखाया, बोला रॉयल कपड़ा है और इससे बोले साहब इसकी क्वालिटी देखो, इसका काम देखो। तो मतलब हर चीज के अंदर वो चीज परिपक्व थी, उससे बढ़कर उससे बेहतर कारीगरी उसके पास में नहीं थी, तब जाकर उसने वो शब्द उसके साथ में जोड़ा है उस व्यक्ति ने। तो फनी क्यों साहब, अच्छा लगता है, खुशी की बात है कि आज की तारीख में उन इस सोच के साथ में लोगों ने गुणों को जोड़ा है और अच्छे गुणों को जोड़ा। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को रॉयल होना चाहिए। गुणों से जो है हर व्यक्ति को जो है वो कार्य के अंदर अपना जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, रॉयल तरीके से कार्य करना चाहिए। अब वो लोग कहते हैं अरे उसकी पर्सनैलिटी बहुत रॉयल, क्या मायना हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका। तो वो जो फीलिंग आती है, वो जो भावना आती है, वो जो मन आता है ना, तो वो वाली चीज है। तो इसके अंदर जो है वो नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है, बड़ी खुशी भी होती है। और लोगों ने इसको एक अच्छी चीज के साथ में जोड़ा है, तो उससे ज्यादा तो और उम्मीद करता हूँ कि लोग उन गुणों को जो है और ज्यादा मजबूत करें। सर, मॉडर्न रूटीन और पुराने ट्रेडिशंस के बीच में बैलेंस करना कितना टफ है आपके लिए? ये मॉडर्न और ये पुराना क्या होता है ये बताइए पहले। पुराने की आपके सोच के हिसाब से क्या उसका मायना है? सर, मेरे लिए पुराने का मतलब ये है जो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसका हो सकता है हमें उसका पीछे का लॉजिक नहीं पता हो, लेकिन कुछ तो सोच के बने गए जो आज है वो 10 दिन बाद इसको भी पुराना होना है, और आज से जो है वो 100 साल बाद, 50 साल बाद इसको बहुत ज्यादा पुराना होना है। पर जो चीज जब हुई वो तब के हिसाब से तो नहीं थी ना साहब। तो कहने का मतलब ये है कि आज इसका मैं आपको एक बात, इसका एक और एक दूसरे तरीके से मैं आपको इसका जवाब मैं देने का प्रयास करता हूँ। आप गाना सुनते हैं, आपको कोई गाना पसंद आता है, आप उस गाने को सुनेंगे और आपको कहते हैं कि इससे बढ़िया, इससे बेहद पसंदीदा गाना है मेरा, और इससे मेरे को और कोई दूसरा गाना ऐसा है नहीं जो मुझे पसंद है। उसको आप लूप पे सुनते हो, सुबह शाम, खाते पीते नहाते, आते जाते, गाड़ी चलाते, हर वक्त आप उस गाने को सुनते रहते हो। फिर एक वक्त आता है 4 महीने, 6 महीने, साल पर, 2 साल, जिससे फिर उसके बाद में आप धीरे 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 उस गाने को सुनना थोड़ा सा कम करते हैं। ये नए पुराने की बात कर रहा हूं मैं, तो क्योंकि क्या है ना, ये सोच मेरे थोड़ी सी, मेरा देखने का नजरिया, समझने का नजरिया थोड़ा सा, मैं इसको अलग तरीके से मैं देखने का प्रयास करता हूँ। तो इस वजह से तो ये उदाहरण है इस सोच को आपको बताने के लिए। तो वो वक्त आता है जब वो चीज हो जाती है। और एक आप देखिए आपके और हमारे ग्रंथों को, आज आप देखिए हनुमान चालीसा को, हजारों वर्षों से चल रही है, लोग आजीवन उसको पढ़ते हैं सुबह शाम और उससे बोर नहीं होते। तो अब क्या पुराना हुआ और क्या नया हुआ? क्या हनुमान चालीसा आज बनाई और आपने 6 महीने पढ़ी, 2 महीने पढ़ी, 2 साल पढ़ी और फिर आपका मन उब गया क्या? या हर बार आप पढ़ते हो और आपके मन के अंदर जो है एक तरीके की ऊर्जा आ जाती है, और एक गाना जो आपको पसंद आता है, जो आप सुनते हो, आपके अंदर ऊर्जा आती है, पर वो 6 महीने रहती है, साल भर रहती है, 2 साल रहती है, और फिर 5वें साल पूछो, अरे हाँ वो एक दौर था जब वो गाना मुझे बहुत पसंद था। ऐसी अपनी बाकी पुरानी
चीजों के साथ में क्यों नहीं होता है? पुरानी मतलब मैं उसके ऊपर जी जोर डालकर इसलिए कह रहा जी हूँ क्योंकि सवाल बुनियादी तौर के ऊपर वो। तो नया पुराना मेरे मानने में ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज ऐसी है कि भाई जो जिसमें आपके भाव हैं, जिसमें आपकी रुचि है, आज आप भजन सुनते हो, आप सुनते ही रह सकते हो, कभी उनसे नहीं ऊबते हो आप, क्यों? तो ज्यादा डीप जाते हैं शायद अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि जो आज की तारीख के अंदर जिन परंपराओं का निर्वाह करते हैं, जो कार्य करते हैं, तो नया पुराना ऐसा उस पहले वाली चीज को आज इस 21वीं सदी की धारणा के अंदर कैसे अपन उसको लागू करवा सकते हैं, बिना उसकी चीज के साथ में छेड़छाड़ करे, वो एक आनंद का विषय है। तो ये हम करने का कुछ कोई कार्य ही नहीं है कि नए को इधर और पुराने को उधर, क्यों? आज अपने त्योहार कितने हजारों वर्षों से अपन ने कुछ बदल दिया क्या उसमें? लोगों ने उसके अंदर आस्था, मन, पूजा पाठ, भाव वो निकाल दिए, बाकी की चीजें रहने दी। तो अब आप उन चीजों को भी करके देखो, क्या आनंद आएगा? कुछ लोग करते हैं, उनको कहते हैं कि देखो ये पुराने जमाने के सोच के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पहले की जो एक परंपरा चलती हुई आ रही है, उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो नया पुराना वो है जिसको नया आपने माना वो नया, और जिसको आपने पुराना माना वो पुराना। पर जिस चीज के अंदर आपने जम के, मन के, रुचि के साथ में पूरे जुझारूपन से, कर्मठता से कार्य करा, उसके अंदर जो आनंद आ रहा है वो आपके लिए जो है वो महत्व वो रखता है। तो ऐसा नहीं है कि क्या बैलेंस इस चीज के अंदर क्या करना है। कोई ये संस्कृति इकलौती मेरी तो है नहीं। इस भारत देश में जो व्यक्ति विशेष जो रह रहे हैं उन सबकी है। अब उसमें से बस लोग ये तय करते हैं कुछ कि किनको इस चीज को जिंदा रखना है, इसका निर्वाह करना है, और कुछ लोग जो हैं जो सोचते हैं कि नहीं, सब इस चीज का कोई काम नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं, इसको छोड़ दो। तो वो ये तय करने वाली बात है। तो नए पुराने में फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग आज की तारीख में उस चीज को कायम रखना चाहते हैं और जो लोग इससे अपने आप को त्याग देना चाहते हैं, और सर हम लोग वो हैं जो इसको कायम रखना चाहते सर आपकी बातें सुन के मेरा पर्सपेक्टिव हर सवाल के बाद बहुत वाइडन होता जा रहा है। अ, मुझे नहीं पता व्यूअर्स का क्या रिएक्शन रहेगा, लेकिन मुझ में इस क्वेश्चन आंसर के दौरान बहुत कुछ चेंज हैं। मुझे खुद महसूस हो रहा है। अच्छे के लिए मैं उम्मीद करता सर डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जी। इन सब के बीच में सर एक एवरेज 24 आवर अक्षराज सिंह मेवाड़ का कैसा है, और कितनी रॉयल चीजें हैं उसमें, और कितनी रिलेटेबल चीजें जो आम आदमी नहीं, सारे रिलेटेबल है। ऐसा क्या रॉयल और अनरॉयल, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आदमी जिंदगी के दौड़ के अंदर उठता है सुबह और अपनी जद्दोजहद में और अपने मकसद में, अपने कामकाज के लिए जो है वो लगता है, और उसी का जो है वो एक आनंद है। कई बार उसके अंदर अच्छे लोग पॉडकास्ट करने वाले भी मिल जाते हैं, उनसे भी बातें जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है वो हो जाती हैं, और अच्छी बातचीत होती है, जिसका कहीं ना कहीं एक अच्छे उम्मीद यही रहती है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़े, एक अच्छा असर पड़े, एक अच्छा कार्य हो। और हर इंसान उठता है एक मकसद के साथ में, उठता है एक लक्ष्य के साथ में उठता है, और उम्मीद यही रहती है कि जिस लक्ष्य के साथ में उठे उस पर राज करें, और उस चीज के अंदर जो है सफलता प्राप्त हो, और कार्य ये करें कि जितनी खुशियां उस चीज को लेकर बांट सकते हैं बांटने का प्रयास करें। एक फॉर्मूला है लाइफ में जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसका नाम है GGGN फॉर्मूला। वो बेसिकली स्टैंड करता है फॉर ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहली बात तो ये कि दिन के अंदर 24 घंटे में या अपने पूरे जिंदगी के अंदर कभी भी जो भी कोई काम करो, सबसे पहली बात तो ये कि सर्वोच्च अच्छे के लिए होना चाहिए। जब आपने सर्वोच्च अच्छे के लिए काम को हासिल कर लिया है, तो उसके बाद में लालच आती है कि उस काम को सर्वोच्च सबसे ज्यादा संख्या के लिए करना चाहिए। अब मैंने अगर आपको खुश करा तो एक व्यक्ति खुश हुआ, पहले मेरा कारण ये रहता है कि किसी को खुश करें या अच्छा काम करें। तो अगर आपके साथ में कोई अच्छा कार्य हुआ तो वो एक व्यक्ति तक ही क्यों सीमित रहे, या दो व्यक्ति तक ही क्यों सीमित रहे, उनको जितने लोगों तक अपन पहुंचा सकते हैं वहां तक अपने को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो 24 घंटे का जो भी मकसद है वो यही रहता है। माध्यम, तरीका, तौर कुछ भी हो, पर उसका उद्देश्य जो है वो ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छा काम पहुंचे। सबसे पहली चीज तो वो अच्छा हो, और ज्यादा से ज्यादा संख्या तक पहुंचे। सर आपकी कोई हॉबी जो शायद लोगों को नहीं पता हो? मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद है, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे संगीत का बहुत शौक है, मुझे डाइकास्ट कलेक्टिंग, ये ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। जो डाइकास्ट मॉडल्स जो होते हैं छोटे स्केल्स के, लोग अभी भी मेरे को, कोई मेरे करीबी दोस्त जो है वो मेरा मजाक उड़ाते, देखो अभी भी ये खिलौने इकट्ठे करता है।
तो उस चीज का मुझे जो है वो बहुत शौक है। और ट्रेन्स, प्लेन्स, हवाई जहाज, इन चीजों को कलेक्ट करने का मुझे बहुत शौक है। तो ये मेरी हॉबीज जरूर है। मुझे जो है वो कविताएं, शेर शायरी, ये सारी चीजों का भी मुझे बहुत शौक है। सर उदयपुर में या उदयपुर के बाहर भी कोई फेवरेट चाय की दुकान या ऐसा कोई स्ट्रीट फूड का स्पॉट जो? नहीं, वापस वही है सर कि कोई भी चाय की दुकान उन लोगों के साथ में आनंददायक हो जाती है जिनके साथ आप होना चाहते हैं। तो अभी जैसे कुछ समय पहले ही कहीं बैठे हुए थे, उन लोगों के साथ बैठे हुए थे, वो चाय का आनंद आया, एक की जगह 3 कप चाय पी ली। अब वो चाय भी अच्छी थी और चाय के साथ-साथ जो लोग साथ में बैठे थे वो शानदार थे। तो उसका जो है वो आनंद और बढ़ गया। तो जगहें, मंज़र, माहौल, मौसम, ये सारी चीज़ें तो देखिए मतलब एक हद तक जो है वो इनका एक असर रहता है। पर ये एक हद तक इस चीज़ को मैं महत्व देता हूँ। मेवाड़ की कोई ऐसे हिस्टोरिकल हीरोज जिनकी कोई लेसर नोन कहानी लोगों को नहीं पता, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो? मैंने सोचा था कि आप आसान-आसान सवाल पूछोगे, आप तो पेचीदे सवाल पे आ गए अब एकदम, आधे रास्ते के बाद तो। नहीं देखिए मेवाड़ की ऐसी कोई खूबी नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कोई ढकी हुई हो। देखिए मतलब हम लोगों ने हमारे अपने आप को जो है सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी किसी चीज़ को तो अपने स्वाभिमान को और अपने वसूलों से नहीं भटकने को। सब लोगों ने अपने-अपने तरीकों से मतलब 76 पीढ़ियों ने अपने-अपने तरीकों से इस सोच का जो है वो निर्वाह जो है वो किया। और उसी के अंदर जो है कहीं न कहीं प्रेरणा जो है वो छुपी हुई है। जो लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जो लोगों को पढ़ना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। अगर आज जो है वो गुलामी कर लेते या स्वीकार कर लेते, तो क्या होता? पर उस गुलामी को नहीं स्वीकार करना था। उसके लिए जो रास्ते निकालने की जो ज़रूरतें थी, कैसे नहीं लोगों के सामने झुकना था। और लोग तब भी प्रयास कर रहे थे, लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं। तब भी रास्ते निकालने की चीज़ें करी गई कि नहीं हम कैसे नहीं जो है वो गुलामी करेंगे। तब शस्त्रों की और अन्य दूसरी चीज़ों की लड़ाइयाँ थी, आज अलग तरीके की है। तो सोच तो फिर भी वही रहती है कि ना हम लोग हमारे वसूलों के साथ में जो है वो समझौता नहीं करेंगे, हमारे गरिमा के साथ में नहीं करेंगे, इज़्ज़त के साथ में और तरीके से जो है उस चीज़ को आज भी मेवाड़ की जो एक गौरवशाही एक अपना इतिहास है, जो एक परंपरा है, उसको जो है वो हम जो है वो जीवंत रखना चाहते हैं। और केवल मेवाड़ के इस समय के ऊपर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, लोग अक्सर इन चीज़ों को कई बार जो है वो अलग-अलग कर देते हैं। तो ये एक चीज़ उनके लिए एक सोच के तौर के ऊपर एक होगी कि मेवाड़ के लोगों ने ही नहीं अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखवाया। यहाँ के पशुओं तक ने भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखवाया। एक अपन चेतक की अक्सर बात करते हैं, तो वो जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। पर उसके साथ-साथ यहाँ पर हाथी रामप्रसाद की चर्चा कम होती है। उसको लोग कम पहचानते हैं। उसका त्याग, तपस्या और बलिदान मतलब देखिए इंसानों को तो नहीं झुकते हुए हम लोगों ने देखा, क्या पशु को कभी नहीं झुकते हुए देखा? वो अपने को जो है सीख रामप्रसाद के अंदर मिलती है। उसको बाकायदा दुश्मन खेमे ने कैद कर लिया। उसने अन्य अन्न त्याग दिया। अन्न त्याग दिया उसने। अब आप सोचिए, एक गज ने कहा कि जब मेरा मालिक ने जो है वो इन लोगों की गुलामी नहीं स्वीकार करी, तो मैं कैसे कर लूँ? और हँसते-हँसते अपने प्राण त्याग दिए, आप सोचिए। तब बादशाह के 2 सिपाही क्या कहते हैं कि यार हम लोग इनके पशुओं को गुलाम नहीं बना सके, तो इनके इंसानों को क्या खाक गुलाम बनाएँगे? तब उस खेमे से जो है वो बादशाह के खेमे से आवाज़ें ये भी उठती हैं कि मेवाड़ ने जो है वो मौत को सस्ता और स्वाभिमान को महँगा कर दिया। तो ये हम लोगों को एक सोच विचार और समझने की जो है वो अ, आवश्यकता है। सर ऐसा कोई हिस्टोरिकल एरा, अगर हमारे पास कोई ऐसा टाइम मशीन होता जिससे हम हर भेज पाते? हर हर एरे के अंदर हर एरा के अंदर कुछ ना कुछ है, चाहे वो अंग्रेजों का दौर हो, नहीं, चाहे वो आपका फेवरेट एरा जिसमें आप जाना मैं चाहते वही कह रहा हूँ, हैं? जी। चाहे वो अंग्रेजों का दौर हो, चाहे वो मुगलों का दौर हो, चाहे वो उसके पहले का जब हम लोग वल्लभीपुर में थे, तब का दौर हो, जब बापा रावल हरित ऋषि ने जब बापा रावल को जो है वो आशीर्वाद दिया, चाहे वो दौर हो, चाहे उसके पहले का दौर हो। ऐसा एक दौर नहीं है जिसके अंदर मतलब मैं मेरी जिज्ञासा जो है वो कहीं न कहीं हर जगह के अंदर वो देखकर सीखना और समझना चाहती है कि उस दौर के अंदर कैसे क्या हुआ होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर श्री महाराणा प्रताप अगर आज होते जी। तो उनका सोशल मीडिया कैसा होता? ये मैंने नहीं सोचा कभी। मेरे को पहला तो ये कि मैं ये सोचता हूँ कि क्या वो होते भी उस पे? नहीं सर, उनका अपना एक नेटवर्क होता, उस पे सब लोग होते। ये हो सकता है, बिल्कुल। आजकल तो
जंगें इसी के ऊपर लड़ ली जाती हैं आधी तो या 90% जंगें तो सोशल मीडिया पे तय हो जाता है कि ये खेमा जीता और ये खेमा हारा। सर जब बात हम करते हैं रॉयल हाउसेस की, और अगेन रॉयल वर्ड को मैं बहुत ज्यादा लिबरल भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन लीडरशिप जो इम्बाइब्ड है इस जनरेशन में, इस फैमिली में, इतनी जो लर्निंग है, वास्ट लर्निंग और एक्सपेंस लर्निंग से, आज के यूथ को सर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे लीडरशिप पे? मैं ये कहूंगा कि सोच को कभी जीवन में इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमजोर होने लग जाए। आज की तारीख में यूथ क्या है कि इतना ज्यादा सोचने लग जाता है ना कि जब तक उनका वक्त आता है किसी निर्णय के ऊपर पहुंचने का या ठोस कदम उठाकर उस सोच को अंजाम तक पहुंचाने का, तब तक वो रिवर्स गियर लगा चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में इतना ज्यादा सोच चुके होते हैं, इतना ज्यादा सोच चुके होते हैं कि फैसले कमजोर होने लग जाते मेवाड़ का हेरिटेज सस्टेनेबल टूरिज्म में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कर सकता है, कर रहा है। आज हम लोग सबसे पहली बात तो ये कि 500 वर्षों से उसी घर में रह रहे हैं जहां से हम पिछले 500 साल से हैं, और जगहें भी वही हैं जो इतने वर्षों पहले बनी बनी हुई थी। चाहे हमारी झीलें हों, आज वो 300-400 साल पहले बनी हुई हैं, पर वो पूरे शहर को, आजू-बाजू के क्षेत्रों को पानी आज भी पिला रही हैं। तो कैसे क्या कर सकता है? वो ये है कि भाई ये तो पहले से कर रहा है। आज के नागरिकों की जिम्मेदारी ये है कि हम इसको कैसे बचा के रख सकते हैं। इसको हम लोग रोजमर्रे की जिंदगी के अंदर खराब नहीं करें। हम लोग रोजमर्रे की जिंदगी के अंदर इसके अंदर जो है वो कैसे इसका संरक्षण करके, इसका ध्यान रख के हम लोग इसको प्रतिदिन सुरक्षित रख सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हैं? आमतौर पर जब एक आम इंसान त्योहार मनाता है, तो उसे अपने फैमिली के चुनिंदा लोगों के साथ मनाता है, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के लिए कुछ लेना है, जी, वाइफ के लिए कुछ लेना है, पेरेंट्स के लिए कुछ लेना सबकी वही रहती है। है। जी। जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं, नहीं वहाँ नहीं सबकी रहती है और डिमांड पहले ही आ नहीं जाती नहीं, है। दैट इज नॉट, क्वेश्चन इज नॉट दैट। क्वेश्चन इज सर कि आप क्योंकि पूरे उदयपुर रीजन को अपना परिवार मानते हैं, तो फेस्टिवल्स के टाइम पे कैसा वाइब रहता है सर इस पैलेस का? नहीं, कोशिश यही रहती है कि केवल राजमहल का ही नहीं, पर पूरे शहर का जो है वो सोच जो है वो एक बहुत ही अच्छी और एक अच्छे मन और माहौल से जो है वो बनी हुई रहे, और एक सोच से सब लोगों को अपन कैसे जोड़ सकते हैं। तो उस चीज को लेकर जो है हम लोग काम करते हैं, चाहे वो दिवाली के तौर के ऊपर एक दिए खरीदने का ही कार्य क्यों ना हो। तो जब वो दिए खरीदने के लिए जाते हैं तो उससे केवल एक व्यक्ति विशेष एक जगह से दिए नहीं खरीद रहा, वो ये पैगाम देने का प्रयास कर रहा है कि पूरे शहर को जो है वो जाकर कहीं ना कहीं, क्योंकि बूंद बूंद से जो है वो सागर भरता है और बनता है। तो ये एक चीज रहती है कि कैसे हम लोग एक दूसरे के जीवन के अंदर जो है वो खुशियां गोल सकते हैं। ये एक बीज जो है वो एक सोच के माध्यम से बोने का जो है वो प्रयास करते हैं। केवल झगमग कर देने से या लाइटें लगा देने से या 5,000 दिए लगा देने से काम नहीं चलता। जिंदगी के अंदर लोगों के कैसे दिए जलाए जा सकते हैं, उनको मन से, दिल से कैसे जो है वो खुश किया जा सकता है, उसके लिए जो है हम लोग हमेशा काम करने का प्रयास करते हैं। तो लोग अक्सर कई बार सोशल मीडिया पे पूछते भी हैं, तो जो एक फुटपाथ पे अगर एक बुजुर्ग महिला अगर बैठी है अपने बच्ची के साथ भी, तो वहां जाने का कारण ये होता है कि अन्य लोगों को प्रेरित करने की। कोई मैं एक व्यक्ति के घर जाकर और उससे सारे दिए अगर मैं खरीद भी लूंगा, सही बात। तो उसके जीवन में जरूर फर्क पड़ेगा, वो मेरे लिए खुशी की बात है। पर जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉर्मूला क्या है? ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। नंबर्स। तो मैंने एक ग्रेटेस्ट गुड करने का एक प्रयास किया, मैंने एक अच्छा काम और एक अच्छा कार्य करने का प्रयास किया। पर अब उसके अंदर अगर मेरे साथ सारे लोग अगर जुड़ जाते हैं, तो उस अच्छे कार्य को हम जन जन तक जो है वो पहुंचा सकते हैं, और जो ताकत हम लोगों में है, तो वाइब वो हम चाहते हैं कि केवल राजमहल में नहीं, पर एक पूरे शहर के अंदर जो है एक खुशी की, अपने पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है वो रहे, क्योंकि इंसान इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से जो है शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। तो दुनिया बनानी है। सर फेस्टिवल से रिलेटेड कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी जो आपके लिए बहुत स्पेशल रही है? मस्ती, खूब सारा धमाल, खाना, बड़ों को तंग करना। सर हम बचपन की बात कर रहे हैं अभी भी आपका? नहीं, देखिए वो बचपन जो है, वो बचपना जो है इंसान के अंदर कभी भी नहीं खत्म होना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए। देखिए वो एक आनंद है। सर ऐसा कोई चाइल्डहुड का प्रैंक जो आपको अभी तक याद हो? वो तो अभी आप चाइल्डहुड का पूछेंगे, अभी मतलब दिन भर में ही इतने हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं है कि वो शरारत क्यों छोड़नी, मतलब जो ऐसा है कि किसी और को ठेस ना पहुंचाए, और उसे भी आनंद दे, उसे भी खुश रखे, और किसी का मजाक नहीं बने, किसी के साथ मजाक हो, वो
एक अच्छी चीज है, मतलब जिसके अंदर अंत में उनको भी हंसी आए, उनका भी मन हल्का हो और आपको भी अच्छा लगे, तो वो एक चीज है जो होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे और काफी सारी चीजों में हम देखते हैं, आप कई बार आप एक कॉमन लाइफ में इंडल्ज होते हो, आप कॉमन लोगों के बीच में भी चले जाते हो। ये इसको मैं उस चीज से रिलेट करना चाहूंगा कि पहले भी जो हम कहानियां सुनते हैं राजशाहियों की, वो ये कहते थे कि चीजों को पता करने के लिए, ट्रेंड को पता करने के लिए, ओपिनियन पता करने के लिए राजा कई बार नॉर्मल कपड़ों में, सिविल क्लोथ्स में लोगों में मिंगल हुआ करता था। जी। वो चीज कहीं ना कहीं मैंने आप में भी देखी है, पर उस जी। लेट मी कंप्लीट, जी। उस पर्सपेक्टिव से नहीं मे बी, बट शायद अटेंशन नहीं सीख करने की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आप अवॉइड कर रहे हो अटेंशन, लेकिन किसी टूरिस्ट ने आपको पहचान लिया तो और थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऑकवर्ड क्यों होगा? किस चीज के लिए होगा? कोई अगर आपको देख के मुतासिर है, कोई आपको देख के प्रसन्न है, कोई आपको देखकर खुश है और किसी को आपको देखने से अच्छा लगता है या आपसे वार्ता करना या बात करना अच्छा लगता है, तो ये अच्छी बात है। मैं किस चीज से भाग रहा हूँ और मैं क्यों भाग रहा हूँ? नहीं नहीं, आप रखिए ना। पब्लिक पब्लिक लाइफ को आप एंजॉय करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर लाइफ को, जो लाइफ के अन्य जितने भी हिस्से हैं उसका एक आनंद है। आज अगर कोई प्यार करता है या कोई मिलना चाहता है, कोई बात है, कोई चीज है, तो उसको कौन नहीं, उसका किसको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, पर कई बार कोई चीज को, कार्य को करते वक्त या किसी चीज को करते वक्त अगर कोई बाधा रहती है, कोई चीज रहती है, तो हम नहीं चाहते कि कोई और परेशान हो। और वो खुशी जो है वो एक दूसरे से बांटने, उनको जितनी खुशी मेरे से मिलने में हो रही है, उतनी खुशी मुझे उनके अंदर देखने में हो रही है। और मेरे को हर बार वो मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर देखने से मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो वो जो है वो ऐसा नहीं है कि आप अटेंशन अवॉइड कर, अटेंशन अब देखिए, वो अवॉइड करना या नहीं करना अब मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं उस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकता जो मैं उसको, जिसको सीधे तौर के ऊपर जिस पे मैं मेरा कोई कंट्रोल या पकड़ या कोई चीज नहीं है। अगर लोग आते हैं, तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्या कितना वक्त लग रहा है, वो हर व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि वो हर व्यक्ति कैसे लेता है उस चीज को। कोई परेशान होते हैं, किसी को अच्छा लगता है और किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें खुशी होती है कि अगर आकर लोग मिलते हैं, चाहे वो रास्ते में कहीं चाय की दुकान पे, अगर कहीं ढाबे पे बैठे हों या कहीं जहाज में जा रहे हों, कहीं गाड़ी से सफर कर रहे हों, कहीं किसी जगह के अंदर कोई स्थान पे हो, कोई आकर मिलता है, राम-राम करता है, बड़ी खुशी होती है। और कई बार लोग सोच रहे होते हैं और वो आगे पीछे हो रहे होते हैं, तो उनको मैं आगे रह के बुला लेता हूँ कि आ जाओ भाई, हिम्मत की कीमत है। तुम खड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आ जाओ, मिल लो, बात कर लो। उसका कैमरा चालू होता है पर वो पूछ नहीं पाता है, पर उसके हाव-भाव से, उसके चेहरे से, उसके स्वभाव से, उसके ढंग से, उसके तौर से, उसके तरीके से समझ में आ जाता है। तो इस सर मैं कह नहीं पा रहा था, पर मैंने कहा तुम्हारा मन इतना जोर से कह रहा था कि मेरे को सुनाई दे रहा था। तो कई बार क्या है कि एक आनंद का विषय, जब किसी से प्यार किया जा रहा है तो कितनी खुशी बात है, अच्छी चीज़ है ना, किसको नहीं चाहिए? फिर एक बार वो टैगलाइन वापस क्या थी वो? हिम्मत हिम्मत की कीमत है। हिम्मत की कीमत। मुझे भी अभी फील सही हो रहा था। सही समय पे सही हिम्मत की कीमत होती है। सर इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस वी हैव। जी, जी। काफी आप ग्रेसफुल रहे, आपने मुझे काफी। ये तो आपने कुछ और उम्मीद करी थी? नहीं नहीं सर। नहीं, नहीं, हुक्म करें। सर अगर लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ अगर अपनी लेगेसी नहीं संभाल रहे होते या इस हेरिटेज को नहीं देख रहे होते, तो उनका ऑल्टरनेट प्रोफेशन क्या होता? वो क्या कर रहे होते? नहीं, मैं काम ही कर रहा होता। जो आज कर रहा हूँ कार्य, मतलब ये आज आपने इस चीज़ को, ये दायित्व कुदरत ने मुझे दिया। बट तो भी मैं काम तो यही कर रहा होता। चाहे मैं कुछ भी करता, करता इसी शिद्दत से, करता इसी मन से। तो इसका होना ना होना मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं है, पर जहाँ मैं हूँ, वहाँ की मेरी ज़िम्मेदारी, और जहाँ कहीं और भी मैं होता, वहाँ पे भी मैं उस काम को ज़िम्मेदारी से करता। क्योंकि परिवार की ज़िम्मेदारी आज भी है और कहीं और होता तो परिवार शायद मेरा तब भी होता, तो मैं, मेरी ज़िम्मेदारी तब भी रहती। चाहे मेरे बड़े-बुज़ुर्ग होते, चाहे और कोई होता, तो मेरी ज़िम्मेदारी तो तब भी रहती और मेरे जो आजू-बाजू के लोग होते, उनके प्रति जो मेरा दायित्व होना चाहिए या मेरी जो ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, वो तब भी होती। तो मैं, मेरी सोच नहीं बदलती, मैं नहीं बदलता। मेरे जो दोस्त होते, मैं उन्हीं शिद्दत के साथ में उनके साथ में हँसी-मज़ाक करता, या कभी तकलीफ होती तो रात को 3 बजे उनको भी फ़ोन करता, या कभी उनको होती तो वो मुझे फ़ोन करते, तो भी मैं उनके लिए खड़ा रहता। तो इस चीज़ से कुछ व्यक्ति विशेष के स्वभाव पे, सोच पे या किरदार पे कोई फ़र्क आने वाला होता, तो ऐसा नहीं है। सर एक एवरेज आदमी अपनी लाइफ में कुछ विश लिस्ट बनाता है, बकेट लिस्ट भी कहते हैं आजकल जी। उसे। आपकी बकेट लिस्ट में कुछ है? हाँ, टॉप हाँ। में क्या है? हाँ, नहीं, नहीं, बहुत कुछ है। आज जैसे ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना,
या समझना, वो मेरी बड़ी रुचि है। तो आज की तारीख में जो साइंटिस्ट्स हैं, जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की बहुत करीबियत से जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, ऐसे लोगों से जाकर मेरे को बातचीत करना, उनसे सीखना, उस साइंस के बारे में समझना और गहराई से समझना, उसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और उसके अलावा अब जैसे इत्र बनते हैं, तो वो कुछ जगहों के अंदर बहुत खूबसूरत बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और आज भी असलियत से बन रहे हैं। तो उन जगहों को जाना, देखना, सीखना, समझना कि कैसे कर रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे जो लिस्ट आपके दिमाग में चल रही होगी, कौन से देश में जाना चाहता है, कौन-सी गाड़ी खरीदना चाहता है या नहीं कौन से नहीं कपड़े ऐसा पहनना नहीं। चाहता है, तो वो अगर लिस्ट हो, तो नहीं। वो सबके होती है। तो वो जो चीज़ है, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि हाँ, क्यों नहीं मतलब जो है वो आज एक इंसान को अपनी जो एक इस प्रकार की कोई सोच है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, करनी भी चाहिए। सुविधाओं को लेकर जो है आदमी अगर कोई कार्य कर रहा है मुझे सीखने और उन चीज़ों के प्रति का जो है वो बकेट लिस्ट मेरी पूरी है। हाँ, आज घर परिवार से पूछे तो उनको वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये देखना है, वो देखना है। क्या मुझे उनकी सोच को और उनकी लिस्ट को पूरा कराने में जो है वो मेरी पूरी दिलचस्पी है। कि वो जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ घूमना चाहते हैं, जहाँ कोई कुछ देखना चाहते हैं या उनको कोई सुविधा चाहिए, तो मैं उन चीज़ों को पूरा कर सकूँ, ये मेरी एक लिस्ट ज़रूर रहती है। और ऐतिहासिक जगहों के ऊपर जाकर घूमना, देखना, समझना, सीखना, वो मुझे बहुत पसंद है। सर इतनी बिजी शेड्यूल और लाइमलाइट के बीच में व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड? आपको ग्राउंडेड क्या रखता है? नहीं, जो रक्त यू और नो आपकी पर्सनालिटी बहुत लार्ज है, लार्जर देन नहीं लाइफ है। बट जो जो रक्त आदमी के जो संस्कार आदमी के रक्त में बहते हैं, वही उसको ज़मीन पर रखते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से जाके मेरे को ऐसा कोई प्रयास करना पड़ता हो, तो वो मतलब मैंने कभी नहीं वो जो है वो इस प्रकार से किया। ये वापस मैं अपने माता-पिता को ही जो है वो धन्यवाद दूँगा कि इस प्रकार से उन्होंने हमारे को सिखाया क्या, उन्होंने खुद ने अपना जीवन इस प्रकार से जिया, तो हमने देखा ही वही। हमारे को डाँट इसी बात पे पड़ती थी कि अरे भाई ये आया है तू अणाने राम-राम की दो, नहीं की दो। हमारे को तो पहले ये चीज़ रहती थी कि भाई जो घर पे आ रहे हैं, कोई भी हो, कहीं से भी आ रहे हो, बड़े हो, छोटे हो, उम्र में हो, कद में हो, किसी में भी हो, राम-राम हमको करना है। तो वो जो चीज़ है वो क्योंकि हमारे घरवालों ने ही वो किया। तो ग्राउंडेड रहने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से जाके कोई पाठशाला में जाके कोई सिखलाई लेनी पड़ती है या कुछ अलग से कोई प्रयास करना पड़ता हो या अलग से जाकर कोई चीज़ सीखनी पड़ती हो, ऐसा ऐसा नहीं है। सर जो आज का यूथ है उसके लिए आपका कोई मैसेज, जो आज तक का आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी आपके अनुभव रहे, जो भी आपकी लाइफ की लर्निंग्स रही, मिस्टेक्स रही, कोई टॉप थ्री लेसन आप दे पाए, या कोई टॉप थ्री मिस्टेक्स टू अवॉइड बता दें, क्योंकि क्या करना है वो तो सब बताते हैं, क्या नहीं मिस्टेक्स करना क्या है। नहीं करना वो बहुत नहीं, रेयर होता है। सबसे पहली बात तो है कि कोई भी कार्य को करने से पहले यकीन ज़रूर करें। क्या है ना कि आज की तारीख में जैसे पहली बात तो मैंने आपको एक पहले कह दी कि कोई भी अपन कार्य कर रहे हो या जो अपनी चाह हो तो उसके अंदर सोच को गहरी नहीं करें। और दूसरी बात ये है कि जब अपन कोई कार्य कर रहे हो तो उसके लिए पहले तौर के ऊपर हम पूरे तरीके से जो है उसकी जानकारी ज़रूर रखें। सुनी-सुनाई बातों के ऊपर जो है यकीन कर कर आगे बढ़ें। जब हमारे को पूरी तरीके से सच्चाई से हम लोग अवगत हो जाएँ कि भाई उस चीज़ की सच्चाई क्या है, फिर उसके ऊपर निर्णय लें। जो यूथ है वो कई बार क्या होता है कि जल्दबाज़ी में 2-3 चीज़ें सुनने को मिली, उसके ऊपर उन्होंने सारे दारोमदार को लगाया और आगे कर दिया। तो अरे यार! यह बात तो रहेगी और या तो मैंने खबर ही नहीं की, अणी-मणी ये बात बताई नहीं। फिर अपन ढूँढते हैं किसी और के सर पे टोपी फिट करने की कि ये गलती किसी और की है। तो वो किसी और की नहीं, वो ज़िम्मेदारी सबसे पहले हमको स्वयं को लेने की ज़रूरत है। तो जब हम उस ज़िम्मेदारी को ले लेंगे, हम लोग खुद उसके ऊपर यकीन करेंगे, हम खुद जाके ठोक बजा के देख के आएँगे कि क्या चल रहा है, ज़मीन पे क्या है, सच्चाई क्या है, फिर उसके ऊपर कदम लेंगे तो उसका स्वाद अलग रहेगा। सर जनरली जो हमारा पॉडकास्ट है वो किसी ना किसी करियर ओरिएंटेड गोल के साथ रहता है। हालांकि आपका जो ओहदा है वो किसी एग्जाम से नहीं पाया जा सकता, जैसे आपने बताया नेचुरल गिफ्ट ही है, लेकिन जो चीज़ सीखी जा सकती है, जो एक आदमी अचीव कर सकता है, जो इस कॉन्वर्सेशन से मुझे समझ में आई कि अब इसके बाद में मेरा सवाल ये है कि एक यूथ को अगर रॉयल बनना है, यानी सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी बनना है, जी, तो वो कैसे बने? गुणों से और मेहनत से। कोई और जाके जो है बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो जो मेहनत करनी है वो आपको स्वयं को करनी पड़ेगी। आपको आपके आजू-बाजू में जो है वो प्रेरणा खूब मिल सकती है। रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा।
आपकी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तजुर्बा वहां छुपा है। और दूसरी बात यह है कि भाई लोग अक्सर एक बुरे वक्त को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, और लोग अच्छे वक्त को संभाल नहीं पाते। तो लोगों को जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जब अच्छा वक्त हो तब अपने आप को कैसे जो है वो बिल्कुल अनुशासनित और जमीन पर आदमी को रहना चाहिए। क्योंकि बुरे वक्त पे तो क्या है कि वक्त ही आपको वो मार देता है, थपेड़ देता है, और आपको अपने आप एक दायरे में रखता है, आप खुद ही सूद सावल में चलते हो। पर जैसे ही वक्त अच्छा होता है, मतलब हम चौड़े बाजार सकड़े हो जाते हैं। तो अपने को बुरे वक्त के अंदर तो चलो ठीक है, क्योंकि हालात परिस्थिति स्वयं सिखाती है, पर अच्छे वक्त के अंदर हम अपने आप को सिखाते हैं। तो अच्छे वक्त के अंदर हमारे को हमारा सर और हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी दिशा और दशा दोनों को जो है वो अच्छे वक्त के अंदर सही रखने की आवश्यकता है। और हम सिर्फ दो कारणों से चीजों को छोटा समझते हैं, या तो हम उसके बहुत दूर से देख रहे हैं, या हम उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। और ये सारी चीजें तब होती है जब हम एक अच्छे वक्त के अंदर, अच्छे दौर के अंदर आते हैं। तो हमारे को ना कभी किसी चीज को कोई इतना दूर से देखें जिससे हम उसको देख ही ना पाए, और अगर हम उसको करीबियत से देख रहे हैं तो उसको गुरूर से ना देखें। तो सफलता के वक्त के अंदर इन चीजों का जो है हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि बुरे वक्त के अंदर कुछ घर वाले खड़े हो जाएंगे, कुछ चाहने वाले खड़े हो जाएंगे, एक ही दो हो क्यों ना हो बेशक, पर वो होंगे। अच्छे वक्त के अंदर संसार होगा, पर सही राय देने वाला कोई नहीं होगा, सही हिदायत देने वाला कोई नहीं होगा। तो उस समय पे स्वयं के दोस्त खुद होते हैं। और दोस्त कौन है? जो दोषों को हरण करता हो। दोस्त का मायना क्या है, दोस्त का विश्लेषण क्या है? जो दोषों को हरण करे। तो अपने दोषों को स्वयं हमारे को ही हरण करना है, कोई और आके हरण नहीं करने वाला। तो अच्छे वक्त के अंदर ऐसी चीजों का हम लोग ध्यान रखें। सर, अब ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, आपकी इतनी इमेंस नॉलेज का सोर्स क्या है? क्या पढ़ते हैं? बहुत रीडिंग? मेरे को लोगों को पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे मंजर से, माहौल से, दुनिया से, जगह से, स्थान से, लोगों से मेरे को बहुत दिलचस्पी है। मेरे रेज्यूमे के अंदर जब मैं नौकरी करता था तब मेरे रेज्यूमे के अंदर एक चीज मैंने लिख रखी थी, पीपल वॉचिंग और पीपल रीडिंग। उसका मुझे बहुत शौक है। कुछ टिप्स दे सकते हैं लोगों को रीड करने? वो बाद में। नहीं, एक अच्छा मन रखें, साफ मन रखें। अपने खुद के मन के अंदर लोगों को पढ़ते वक्त अपना रंग ना चढ़ाएं। जो रंग वो दे रहे हैं, जो चीज वो बता रहे हैं, उसको सुनने का प्रयास करें, उसे देखने का प्रयास करें। जैसे आपसे मिलते ही था कि आप किस शहर से ताल्लुक रखते हैं, वो मैंने नहीं कहा, वो आपने कहा, और उसको पढ़ने का मन मेरे में होना चाहिए। जैसे ही मैंने आपको कहा कि लोगों ने कहा कि अक्सर आप उस शहर से ज्यादा मुझे लगते हैं, पर मुझे लगा कि आप उस शहर से संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपने मुझे बताया, वो मुझे पढ़ने का शौक, और अपने को मिले शायद 10 सेकंड हुए होंगे उस वक्त। तो वो शहर मैंने नहीं जी। पढ़ा, वो आपने बताया तब मैंने आपको कहा, बट मैंने सिर्फ मेरे आंख और मन को और दिल को और दिमाग को खुला रखा उसको पढ़ने के लिए। तो जो बात आपने कही मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कि नहीं, बात तो सही है। तो बस वो बात उतनी है कि पढ़ने के लिए अपना मन साफ होना चाहिए। मैं आप पे वो रंग नहीं देखना चाहूं जो मैं आप पे चढ़ाना चाहता हूँ, रंग मैं वो देखना चाहूं जो आप पे चढ़ा हुआ हो। सर, बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा। थैंक यू। इनफैक्ट आप एक चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया लगे मुझे आज। नहीं, थैंक यू। और मुझे जमीन पे रहने दो। सर, मुझे लगता है कि जो आपसे सीख सकते हैं वो किसी एक सेशन में कवर हो सकता है। तो बहुत से पॉडकास्ट करने हैं मुझे आपके साथ। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। आपको भी बहुत बहुत आभार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी, आपने भी झेला मेरे को घंटे भर से शायद, और अब वो भी झेलेंगे तो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।